हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। तो आप लोग को बीपीएससी टीचर्स बहाली का जो आया हुआ है उसका मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ आप लोग को। देखिए, माध्यमिक स्पेशली माध्यमिक स्कूल के लिए जो सोशल साइंस से भरे हैं तो उनके लिए है। और ये एससीईआरटी का जो आपका बुक है उसके अकॉर्डिंग है। आप जानते हैं किरण पब्लिकेशन का ये सेट है जिसमें आपका पहले एससीईआरटी का दिया हुआ है, तो मैं एससीईआरटी का आपको करवा रही हूँ। ज्योग्राफी हिस्ट्री का 9 एंड 10 मैंने करवा दिया। मास्टर वीडियो ज्योग्राफी क्लास 9 मैंने करवा दिया है। आपने नहीं देखा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। एंड आज क्लास 10 का जितना भी चैप्टर है वो सारा एक वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी समय नहीं गंवाते हैं और जाके स्टार्ट करते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, आप अगर जैसे कि इसलिए बेल आइकन मैं आपको दबाने बोलती हूँ सब्सक्राइब करके, कि जैसे ही सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबाओगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सकेगा जैसे ही दूसरा वीडियो डालूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखिए, पहला है क्लास 10 संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। ये आपका क्लास 10 का बुक है संसाधन एवं उपयोग। इसका खंड क में अध्याय 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग, मतलब खंड क ख करके है। तो पहले भारत का जो संसाधन और उपयोग है उससे संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है आपका है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, भूगोल का। तो इसका जैसे काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो देखिए काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है रेगुर मिट्टी। जानते हैं आप काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो देखिए ये जो है ना, यहाँ निम्मर दिया लेकिन एग्जैक्टली जिम्मरमैन होगा। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उपयोगिता के आधार पर भी 2 प्रकार के होंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए स्वामित्व के आधार पर जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन ने कितने प्रकार के होते हैं? तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए सौर ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो किसी भी तट रेखा से जो है 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है ये अनवीकरणीय है, ठीक है। क्या है? अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो जो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है ये है संसाधन के दोहन से। किससे है? संसाधन के दोहन से। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में ब्राज़ील के रियो, ठीक है, रियो में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुई थी? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 1997 में यूएसए के न्यूयॉर्क में। द्वितीय 1997 में न्यूयॉर्क के यूएसए में। तो देखिए पहला 92 में हुआ था और इसके 5 साल बाद 97 में न्यूयॉर्क यूएसए के न्यूयॉर्क में हुआ, ठीक। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो तृतीय जो है 2002 में हुआ। कब हुआ? 2002 जोहान्सबर्ग में। तो ये देखिए तृतीय वाला जो है 2002, ये भी 5 साल बाद हुआ है लेकिन जोहान्सबर्ग में हुआ। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्योटो सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था ना, ये था आपका क्या था? ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का ग्लोबल वार्मिंग से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का घटक कौन सा नहीं है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो घटक नहीं है बोल रहा है नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। तो इसमें जो नहीं है वो है नाइट्रोजन। ग्लोबल वार्मिंग का नाइट्रोजन नहीं है लेकिन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरोकार्बन ये है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन
पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो देखिए ये कथन जो है ये है महात्मा गांधी का। ठीक है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन महात्मा गांधी का है। नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो नर्मदा बचाओ अभियान का जो नेतृत्व है ये मेधा पाटेकर, ठीक है, मेधा पाटेकर कर रहे थे। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। समुद्री सीमा क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के अंदर कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय आपदा निहित है? राजनीतिक सीमा के अंदर कितने किलोमीटर राष्ट्रीय आपदा का बात हो रहा है? तो देखिए जो समुद्री सीमा से 200 किलोमीटर, ठीक है, क्षेत्र तक क्या होता है, तक राष्ट्रीय आपदा निहित होता है। मनुष्य वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन हैं? तो मनुष्य वनस्पति जात प्राणी जात ये जैव संसाधन है। कैसे संसाधन है? जैव संसाधन। एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है? ठीक है, तो ये जो एजेंडा 21 है इसका पृथ्वी शिखर वार्ता और रियो डी जेनेरो, तो एजेंडा 21 का घोषणा का संबंध जो है पृथ्वी शिखर वार्ता और रियो डी जेनेरो से है। ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध जो है ये आपका सतत पोषणीय विकास से है। ब्रंटलैंड का जो संबंध है वो सतत पोषणीय विकास से है। निम्न में से कौन सी मानवीय क्रियाएं भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो जैसे है वनोन्मूलन, खनन, अत्यधिक सिंचाई, अति पशु चारण, ठीक है। तो यहाँ देखिए कूट दिया हुआ है, तो जैसे 1 2 है, 2 3 और 2 4 उपयुक्त सभी। तो जैसे कि वनोन्मूलन, ठीक है, वनोन्मूलन, खनन, अत्यधिक सिंचाई, अति पशुचारण, ये चारों ही है। तो इसका ऑप्शन इस हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी होगा। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है और लावाजनक शैलों से बने हैं। उपयुक्त विवरण किस प्रकार से संबंधित है? तो ये जो उपरोक्त विवरण है ये काली मिट्टी से है। किससे है? काली मिट्टी से। फ्रेंड्स देखिए आप अगर चाहें तो इस वीडियो को ना फास्ट भी करके देख सकते हैं। मैं एक नॉर्मल स्पीड में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बहुतों को जो है फास्ट जो है नहीं अच्छा लगता, एक नॉर्मल स्पीड में ही अच्छा लगता है। तो देखिए इसमें आप जानते हैं जब यूट्यूब अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ, यूट्यूब जब स्टार्ट करिएगा उसमें सेटिंग में जाके वहाँ देखिएगा स्पीड लिखा होगा, प्लेबैक स्पीड, आप वहाँ जाके उसको नॉर्मल रहता है 1.25 रहता है। तो आप जो चाहे जितना स्पीड आपको पसंद है आप कर सकते हैं, इस वीडियो को स्पीड में भी देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रकार लेटराइट मिट्टा, तो इस प्रकार में ह्यूमस की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। तो लेटराइट मृदा में जो है असत्य है। तो इसमें क्या होता है? ह्यूमस अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है? नहीं, तो जो असत्य है वो ये क्वेश्चन है। बाकी भी देख लेते हैं। ये मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा सही है। लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है, ये भी सही है। इस प्रकार की मृदा में अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो कारण है ये अत्यधिक सिंचाई है। क्यों निम्नीकरण हो रहा है पंजाब में? अत्यधिक सिंचाई है। निम्न में से किस क्षेत्र में सीधी दार यानी सोपानी खेती की जाती है? तो क्यों की जाती है? पश्चिमी और मध्य हिमालय में, ठीक है, पश्चिमी और मध्य हिमालय में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है। नेक्स्ट इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? तो देखिए जो कारण नहीं है वो क्या है? ऑप्शन ए पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ठीक है, यानी जो है बोला कौन इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है? तो ये जो पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना ये जो है वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है। लेकिन क्या क्या है देखिए, जैसे तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, इसकी वजह से ह्रास हो रहा है। कृषि प्रसार की वजह से भी हो रहा है। बृहद स्तरीय विकास परियोजना, तो इनकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, बीज
बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो बीज बचाओ आंदोलन जो है ये कहाँ हुआ है? उत्तराखंड। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध जो है वो उत्तराखंड से है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? कौन नहीं करता? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा वन्य जीव अभयारण्य का परिसीमन। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्राकृतिक संसाधन। पहला क्वेश्चन है असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो मृदा कहेंगे, है ना। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम मृदा कहते हैं। मृदा का निर्माण कैसी प्रक्रिया है? तो मृदा का जो निर्माण है ये एक जटिल प्रक्रिया है, तुरंत में मृदा का निर्माण होता नहीं है। 1 सेमी मृदा बनने में कितने वर्ष लगता है? तो देखिए 1 सेमी मृदा बनने में लाखों वर्ष लगता है। ठीक है, कितना वर्ष लगता है? लाखों। भूमि का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है? तो देखिए भूमि का जो है ना 43% जो भाग है ये मैदानी है। कितना प्रतिशत? 43% भाग मैदानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो होगा 18%। ठीक है, कितना हो जाएगा? 18% भाग पर जो है वो क्या है? पठार है। 18% भाग पे पठार है। मैदानी भाग के लिए क्या उपयोगी है? तो मैदानी भाग के लिए बोल रहा है कृषि, आवास, ठीक है, उद्योग, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पठारी भाग में क्या संचित है? ठीक है, पठारी भाग में क्या संचित है बोल रहा है? खनिज, जीवाश्म, खनिज और जीवाश्म, वन। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खनिज और जीवाश्म दोनों ही हैं। कौन सा भाग बारहमासी नदियों के लिए सुनिश्चित हेतु पर्यटन विकास के अनुकूल मुहैया कराती है और पर्यटन विकास के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करती है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा पर्वत। क्या है वो? पर्वत है। मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक संभव है? ठीक है, मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक संभव है? पहला बोल रहा है वनस्पति, खनिज कण, समय। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत में मुख्य रूप से मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? तो 6 प्रकार की। कितने प्रकार की पाई जाती है? 6 प्रकार की। नदियों के जल के द्वारा लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? तो देखिए जो कहलाती है वो है जलोढ़क। क्या कहलाती है? जलोढ़क। आयु के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होती है? आयु के आधार पर मिट्टी जो है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पुरानी जलोढ़क मिट्टी को क्या कहते हैं? तो जो पुरानी जलोढ़क मिट्टी होती है उसको हम बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़क मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। किस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है? तो देखिए किस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होगी? खादर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 खादर में ह्यूमस की अधिकता होती है। किस प्रकार की मिट्टी में गहन कृषि संभव है? तो देखिए जो गहन कृषि है ना वो जलोढ़क मिट्टी में होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में होती है। नमी धारण करने की क्षमता किस प्रकार की मिट्टी में अधिक होती है? तो नमी धारण करने की क्षमता जो है वो किस में होगी? काली मिट्टी में होती है। यहाँ वाला काली, चिकनी और क्ले, तो काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता होती है। लाल या पीली मिट्टी भारत के कितने भूभाग तक फैली हुई है? तो लाल या काली मिट्टी जो है 7.2 हेक्टेयर। ठीक है, 7.2 हेक्टेयर में फैली हुई है लाल और काली। किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण उच्च ताप और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है? तो इसका देखिए रेगुड़ मिट्टी का जो है अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी का लाल रंग किस खनिज की अधिकता के कारण होता है? तो मिट्टी का लाल रंग जो होता है वो लोहा के कारण होता है। किसके कारण होता है? लोहा के कारण। नेक्स्ट है किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग फलों का बागान, नदी, घाटी में चावल की खेती के लिए की जाती है? तो चावल की खेती के लिए जो की जाएगी वो कहाँ पे बोल रहा है?
फलों का बागान और नदी घाटी में चावल की खेती के लिए किया जाती है। पर्वतीय मिट्टी, पठारी मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वतीय मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? कुल जल का 96.6% भाग महासागर में निहित है। देश के बैराजों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ठीक है। देश के बैराजों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देखिए इसका आंसर होगा पंडित नेहरू। पंडित नेहरू जी ने देश के बैराजों को भारत का मंदिर कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा निहित होती है? इसका होगा 65%। ठीक है। बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण नहीं बढ़ा है? ठीक है। इसका होगा क्लोराइड। बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण नहीं बढ़ा है? तो क्लोराइड का नहीं बढ़ा है। ठीक है। बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी बोल रहा है नर्मदा, सोन, पुनपुन। तो इसका होगा सोन नदी। सोन नदी बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? इंदिरा गांधी जो है ये राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट है, भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग वर्षा जल का संचयन करता है? तो कितना प्रतिशत भाग करता है? 22% भाग जो है वर्षा जल का संचयन करता है। राष्ट्रीय जल नीति को कब स्वीकृति मिली है? राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृति जो है सितंबर 1987 में। ठीक है। राष्ट्रीय जल नीति को सितंबर 1987 में स्वीकृति मिली है। भारत में कुल विद्युत का कितना भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो जो 22% जो है प्राप्त होता है। ठीक है। कुल विद्युत का 22% जल विद्युत से प्राप्त होता है। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है। ठीक है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। किस नदी की जल भंडारण क्षमता सर्वाधिक है? सिंधु, नर्मदा, झेलम, ताप्ती। तो इसमें जो ताप्ती है इसका जल भंडारण क्षमता सर्वाधिक है सिंधु, नर्मदा, झेलम से ताप्ती का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है। सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? तो देखिए भाखड़ा बांध जो है सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है। विश्व का कितना प्रतिशत जल स्वच्छ है? तो बोल रहा है कि 4%। ठीक है। 4% जल जो है वो पृथ्वी का स्वच्छ है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है? तो 3/4 भाग जो है जल से ढका है। पूरे विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? तो कितना प्रतिशत मृदु जल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4%। ठीक है। 4% जल जो है वो मृदु जल है। भूमिगत स्वच्छ जल के रूप में कितना उपलब्ध है? भूमिगत स्वच्छ जल के रूप में 25% है। भूमिगत कितना है? 25। भूमिगत स्वच्छ जल के रूप में कितना प्रतिशत उपलब्ध है? 25%। उत्तर बिहार में कब नेपाल स्थित बैराज परियोजना द्वारा छोड़े गए जल से बाढ़ भीषिका मंजर देखने को मिला था? ठीक है। तो इसका देखिए आंसर जो होगा वो होगा 2007 में मिला था। जल के अतिदोहन से किसमें वृद्धि हुई? जल के अतिदोहन से आर्सेनिक में वृद्धि हुई है। किस पूर्व राष्ट्रपति द्वारा जल मिशन देकर भूमि जल पूर्ति पर बल दिया गया? अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा? अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति द्वारा जल मिशन देकर भूमि जल पूर्ति पर बल दिया गया। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? सलाल प्रोजेक्ट का चेनाब नदी से है। किससे है? सलाल प्रोजेक्ट का चेनाब नदी से। वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादीन और जोहर भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो राजस्थान में।
ठीक है। वर्षा जल संग्रहण के तरीके हैं ये खादीन और जोहर, और ये कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। ठीक है। अब देखिए है वन, गौ में है वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। ठीक है, वन्य और वन्य प्राणी संसाधन। तो इसका देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है भारत में 2021 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो देखिए 24.62% भाग पर था वन का। नेक्स्ट है अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य है। तो जो सबसे शीर्ष राज्य क्या है, बोल रहा है मध्य प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। तो अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण मामले में मिजोरम है। कौन है, मिजोरम। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में जो है वो 7.1, ठीक है, 7.1% भाग पर वन का फैलाव है। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो कितना प्रतिशत है, 60.11। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा 60.11। नेक्स्ट है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो सबसे अधिक किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो होगा मध्य प्रदेश। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो इसका होगा कितने में, 3 वर्गों में। कितने में वर्गीकृत किया गया, 3 वर्गों में। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। तो कितना प्रतिशत जो वन है वो कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। तो देखिए 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है वो कृषि में परिवर्तित हो गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो जानते ही हैं क्या है, मयूर यानी मोर। कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है, घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो देखिए जो घड़ियाल है, घड़ियाल ये सिर्फ भारत में पाया जाता है। 1968 में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, 1968 में तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। 1968 में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। एनजीओ के रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो देखिए एनजीओ का रिपोर्ट के अनुसार जो बोल रहा है विश्व में 4 अरब हेक्टेयर पर वन का विस्तार था। मलेरिया के लिए उपयोगी औषधि किससे प्राप्त होती है। तो मलेरिया के लिए जो उपयोगी है वो सिनकोना के छाल से प्राप्त होती है। जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, जैव विविधता वाला क्षेत्र जो है कौन सा है, बोल रहा पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र है। तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता वाला क्षेत्र है। कितने प्रतिशत प्रजाति भारतीय मूल के स्तनपायी हैं। तो देखिए 10% प्रजाति, बोला 10% प्रजाति जो है वो भारतीय मूल के हैं। विश्व में लगभग कितनी प्रजातियां हैं। विश्व में लगभग बोल रहा है 50 लाख, 70 लाख, 60 लाख, 80 लाख। देखिए इसका आंसर होगा 1। विश्व में लगभग 50 लाख प्रजातियां हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रजाति वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। तो कितने प्रजाति आते हैं, 15,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, 15,000 प्रजाति जो है वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार 15,000 प्रजाति वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। भारत में कितने प्रतिशत पुष्पीय पौधे भारतीय मूल के हैं। तो देखिए जो भारतीय मूल के हैं वो है 33%। ठीक है, 33% पुष्पीय पौधे भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है, किसके द्वारा की गई, तो इसका होगा यूनेस्को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना यूनेस्को द्वारा की गई। आयुर्वेद के जनक हैं, आयुर्वेद के जनक कौन है, चरक। आयुर्वेद के जनक चरक।
अब देखिए घ में है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन से पहला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ठीक है, 50, 100, 150 या 200। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 100। भारत में लगभग 100 ठीक है प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? लोह युक्त मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट या चूना पत्थर। तो जो लोह युक्त खनिज है वो है मैग्नीज। निम्न में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, टीन, अभ्रक या ग्रेफाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अभ्रक जो है ये अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक, धात्विक में आपका सोना, टीन, ग्रेफाइट ये आ जाएगा। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? लोहा, ठीक है, पूरा सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। कौन लौह अयस्क का प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिन्स। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये मतलब लौह अयस्क का प्रकार है तीनों। सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा या झारखंड। तो सर्वाधिक लौह अयस्क जो है वो है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ जो करता है वो कितना प्रतिशत करता है? 20%। 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज के उत्पादन में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय। क्या होगा? तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो एक टीन इस्पात बनाने में मैग्नीज का 10 किलोग्राम, एक टीन इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन और तांबा। तो उड़ीसा जो है वो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने में बोल रहा है मैग्नीज, टीन, लोहा या बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम बनाने में बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। देशों में तांबे का कुल भंडारण कितना है? देशों में तांबे का कुल भंडारण जो है ना 125 करोड़ टन है। देश में तांबे का कुल भंडारण 125 करोड़ टन है। बिहार, झारखंड देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? तो बिहार और झारखंड ये दोनों जो है वो 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। कितना? 80% देश का अभ्रक का उत्पादन करता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे पहले जो होगा चूना पत्थर। सीमेंट का क्या होगा? चूना पत्थर। धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज कहाँ पाए जाएंगे? किस में? आग्नेय चट्टान में, अवसादी में, कायांतित में, इनमें से सभी। तो जो धात्विक खनिज है वो आग्नेय चट्टान में पाए जाएंगे। धात्विक किसमें? आग्नेय में। कौन सा धातु बिजली का अच्छा संचालक है? ठीक है, कौन सा? विद्युत, लोहा, तांबा, अभ्रक, एल्यूमिनियम। तो जो तांबा है धातु बिजली का सबसे अच्छा संचालक है। क्या है? तांबा। हेमेटाइट अयस्क में लौह अंश की प्रतिशतता कितनी है? ठीक है, हेमेटाइट में लौह अयस्क की प्रतिशतता कितनी है? तो 68। हेमेटाइट में 68% लौह अयस्क होते हैं। पीला अयस्क के उपनाम से कौन सा लौह अयस्क जाना जाता है? तो पीला अयस्क के नाम से जो है लिमोनाइट, लिमोनाइट पीला अयस्क के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, काला अयस्क के नाम से कौन सा अयस्क जाना जाता है? काला अयस्क के नाम से मैग्नेटाइट, काला अयस्क के नाम से मैग्नेटाइट। अलोह युक्त खनिज कौन सा है? अलोह युक्त खनिज सीसा, जस्ता, बॉक्साइट या सभी। तो इसका आंसर होगा सभी। अलोह युक्त खनिज सीसा, जस्ता, बॉक्साइट उपयुक्त सभी है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थों के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो होगा इसका बॉक्साइट, बॉक्साइट बनता है। भारत के किस राज्य में रेड होल
खनन किया जाता है? तो मेघालय, भारत के मेघालय राज्य में रेड होल खनन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उपयोग उद्योगों में विशेष रूप से होता है? तो देखिए मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट का। निम्नलिखित में से किन खादानों का लौह अयस्क विशाखापत्तनम से जापान तथा दक्षिणी कोरिया को निर्यात किया जाता है? तो बोल रहा है बादाम पहाड़, बैलाडीला, चंद्रपुर या चित्रदुर्ग। तो जो बैलाडीला है ना, इसका आंसर हो जाएगा 2। बैलाडीला लौह अयस्क जो है विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिणी कोरिया को निर्यात किया जाता है बैलाडीला का। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका क्या होगा, किससे किया जाता है? बॉक्साइट से। ठीक है, ए। निम्नलिखित में कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? सर्वोत्तम गुण वाला कठोर, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, विटामिन्स। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, कठोर। भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का प्रमुख भंडार मिलता है? लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है? नेवेली, झरिया, बोकारो या रानीगंज। तो इसका आंसर होगा नेवेली। भारत में नेवेली क्षेत्र में लिग्नाइट कोयला के प्रमुख भंडार हैं। छत्तीसगढ़ कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ कोरबा जो है ये कोयला के लिए, कौन से खनिज के लिए है? कोयला के लिए। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? गोंडवाना, टर्सरी, क्रिटेशियस या कार्बोनिफेरस। तो होगा इसका टर्शियरी। ठीक है, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है। केरल में पाई जाने वाली मोनोजोइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका होगा थोरियम। केरल में पाई जाने वाली मोनोजोइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट है देखिए शक्ति, ऊर्जा और संसाधन। ठीक, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो असम में। असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर। भारत का जो तारापुर है वहाँ पहला ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था तारापुर में परमाणु ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो देखिए बोल रहा जल, सौर, कोयला और पवन। और नवीकरणीय, तो देखिए यहाँ क्या होगा, और नवीकरणीय क्या है? कोयला है, जल, सौर, पवन सब तो नवीकरणीय है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो विद्युत हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो देखिए बोल रहा है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा 4। सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, गोंडवाना का 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। कोयले का सर्वप्रमुख पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसका हो जाएगा झारखंड। आंसर हो जाएगा झारखंड। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो जो मुंबई हाई है ना, ये तेल शोधन कारखाना हेतु प्रसिद्ध है। तेल शोधन कारखाना हेतु मुंबई हाई प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना डिगबोई है।
ठीक है। प्रथम तेल शोधन कारखाना क्या है, डिगबोई। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। किसके साथ, पेट्रोलियम। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। किस पे है, भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना बोल रहा क्या है, तुंगभद्रा है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण गया, झरिया, बरौनी या कटिहार। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन सा है, डिगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोड़ा। तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक है वो जादूगोड़ा है, यूरेनियम का जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह क्या है, तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या मेघालय। तो भारत का जो राजस्थान है, ठीक है, भारत के राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत की अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, खंबात की खाड़ी में। इसका आंसर होगा 2। कहाँ पाई जाती है, खंबात की खाड़ी में। भारत में पहली बार कब असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए, तो जो पहली बार खोदे गए थे इसका होगा 1866। भारत में पहली बार 1866 में असम घाटी में तेल कुएं खोदे गए। मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता कब लगाया गया, मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता 1975 में, मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता 1975 में लगाया गया। प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई, प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई, दार्जिलिंग में हुई। कहाँ, दार्जिलिंग। अब आया अध्याय 2। तब से अध्याय 1 का ही क ख ग घ अंगो था, ठीक है। अब आया अध्याय 2। अध्याय 2 में आपका है कृषि। क्या है, कृषि। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, कृषि का, पशुपालन का, मत्स्य पालन का। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि का। कितने प्रतिशत से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क भूमि कहा जाता है, तो 75 सेमी प्रतिशत से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क भूमि कहा जाता है, ठीक है। अगर उससे कम होता है तो वो शुष्क भूमि में आएगा। कृषि के प्रकार हैं, कृषि के प्रकार बोल रहा है, प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्य कृषि, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। झूम खेती होती है, झूम की जो खेती होती है मणिपुर में, केरल में, असम में, त्रिपुरा में। तो झूम की खेती मणिपुर, क्या होगा, मणिपुर। रबर की खेती किस राज्य में होती है, रबर की खेती कर्नाटक, पंजाब, त्रिपुरा और केरल। तो इसका आंसर होगा 4, केरल। कौन निम्न में से कौन जायद फसल का उदाहरण है, देखिए जायद का चाय, बाजरा, मूंगफली और धान। तो जो चाय है वो जायद का फसल का उदाहरण है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, काली, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो है ये क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। चावल के पकते समय कितने तापमान की आवश्यकता होती है, चावल के पकते समय 27 डिग्री तापमान चाहिए, चावल पकते समय 27। गेहूं की फसल के लिए वर्षा कितनी जरूरी है, गेहूं की फसल के लिए 100 सेमी, ठीक है, 100 सेमी वर्षा की जरूरत पड़ती है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त मैदान कौन सा है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मैदान जो है वो गंगा और सतलज क्षेत्र। क्या है, गंगा और सतलज क्षेत्र। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो देखिए ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो होगा वो क्या होगा, महाराष्ट्र। ज्वार का सर्वाधिक महाराष्ट्र। विश्व का सबसे अधिक पशुधन वाला देश, विश्व का सबसे अधिक पशुधन वाला देश क्या है, भारत। विश्व का सबसे अधिक पशुधन वाला देश भारत है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड दूध से। खाद्य सुरक्षा के कितने अंग हैं, खाद्य सुरक्षा के 2 अंग हैं, कितने अंग हैं,
2 अंक। कृषि प्रदेश योजना की शुरुआत कब की गई? कृषि प्रदेश योजना की जो शुरुआत है वो 1980 में, ठीक है, 1980 में कृषि प्रदेश योजना की शुरुआत 1980 में शुरू की गई। किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? इसका आंसर होगा जूट। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। कौन से फसल अधिक दिन नमी बनाए रखती है? तो इसका होगा कपास। कपास जो है वो अधिक दिन नमी बनाए रखती है। कपास को तैयार होने में कितना समय लगता है? कपास को तैयार होने में 6 माह से 8 माह। कितना समय लगता है? 6 माह से 8 माह। निम्न में कौन कॉफ़ी की किस्म है? कॉफ़ी की किस्म क्या है? अरेबिका, रोबस्ता या लिब्रेका या सभी? तो देखिए जो कॉफ़ी का किस्म ये तीनों ही है, अरेबिका, रोबस्ता, लिबेरिका, उपयुक्त सभी। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध पौधा है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध पौधा में क्या है? कॉफ़ी, सूरजमुखी, तंबाकू या चाय? तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा चाय है। निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसका होगा रोपण कृषि, ठीक है। रोपण कृषि जो है लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाएगी। निम्नलिखित में कौन सी दलहन फसल मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती? मटर, मूंग, अरहर या चना? तो देखिए इसका जो होगा आंसर अरहर, यानी तुअर भी इसको बोलते हैं, अरहर होगा। अरहर फसल जो है मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती। भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? इससे कौन सा? केवल रबी, खरीफ और जायद, रबी और खरीफ, केवल खरीफ। तो देखिए जो इसका आंसर होगा वो केवल रबी होगा। यानी भारत में शीत ऋतु में जो शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से जो होने वाली वर्षा है वो सिर्फ रबी के फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। गेहूं की फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है उत्तर पश्चिमी भारत में गंगा सतलुज का मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। इन फसलों को उगाने के लिए समान रूप से वितरिका 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अब कूट दिया है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, तो इसका आंसर होगा केवल 2 नंबर। यानी इन फसलों को उगाने के लिए समान रूप से वितरिका 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है गेहूं के फसल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। यह फसल 21 डिग्री सेंटी से 27 डिग्री सेंटी तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर बेहतर प्रकार से उगाई जाती है, ठीक। तो इसका क्या होगा? मक्का, ठीक, ऑप्शन 4। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो देखिए कपास के लिए जो सबसे उपयुक्त है वो काली मिट्टी है कपास के लिए। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1960 के दशक में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो जो भूदान आंदोलन है ना, इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश से। भूदान आंदोलन 1950 में जो हुआ था, इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई? तो देखिए जो रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसको दी गई? भूदान ग्रामदान आंदोलन, ठीक है, ऑप्शन 2। भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई। तो नेक्स्ट अध्याय जो है 3 है, निर्माण उद्योग। इनमें से कौन औद्योगिक अभिवृद्धि का कारक नहीं है? तो देखिए पहला है बाजार, जनसंख्या, पूंजी और ऊर्जा। तो इसमें औद्योगिक अभिवृद्धि का कारक कौन सा नहीं है? देखिए जनसंख्या जो है
ये कारक नहीं है। बाकी सभी जो है बाजार अवस्थिति का कारक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव हुआ था किसका? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी में जो हुआ था, गैस त्रासदी में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग देखिए, चीनी, कागज, खिलौना और विद्युत उपकरण। इसमें छोटे पैमाने का जो उद्योग है वो है चीनी उद्योग। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग तो पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग या चितरंजन लोकोमोटिव। तो होगा चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र जो है वो कोलकाता हावड़ा। क्या है? कोलकाता हावड़ा। भारत में सबसे पहला स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सा है? तो सबसे पहला स्थापित लौह इस्पात कंपनी जो है वो क्या है? वो है टिस्को। ठीक है, TISCO, टिस्को जो है पहला है। आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई? आधुनिक सूती मिल की स्थापना जो है फोर्ट ब्लास्टर। ठीक है, फोर्ट ब्लास्टर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो सूती कपड़ों के लिए आपको पता ही है, अहमदाबाद को कहा जाता है। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित हुआ? देश का पहला जो है पार्क जो है वस्त्र पार्क, वो कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में पहला वस्त्र पार्क स्थापित हुआ। नेक्स्ट है, जूट का सामान निर्यात में भारत का स्थान। तो जूट के सामान निर्यात में भारत का स्थान जो है वो है दूसरा। अंगोरा का ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा का ऊन भेड़ से, पश्मीना से, जमुनापरी से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका होगा इनमें से कोई नहीं। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना 1907 में हुई। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस विदेशी सहयोग से बना? तो किस विदेशी सहयोग से बना है दुर्गापुर वाला? तो दुर्गापुर वाला है ब्रिटेन। ठीक है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से बना। सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसने लगाई? तो जो सफल सूती मिल है ये कावस नानाभाई डावर ने सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में लगाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा जाता है? तो श्रम के आधार पर जो है ये 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु क्या है? तो देखिए, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा और निकेल। तो इसमें होगा सबसे हल्की धातु एल्युमिनियम है। तांबा भारत के किस स्थान से प्राप्त होती है? तो खेतरी, धनबाद, घाटशिला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा खेतरी। तांबा भारत के खेतरी से प्राप्त होती है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला उर्वरक संयंत्र बोल रहा है चेन्नई, राजस्थान, पंजाब और आंध्र प्रदेश। तो क्या होगा? चेन्नई। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र चेन्नई में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था पहला उर्वरक संयंत्र? चेन्नई। सांस द्वारा मनुष्य प्रतिदिन कितना ग्राम ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है? तो देखिए, मनुष्य कितना ग्राम? 16 ग्राम, 22 ग्राम, 20 ग्राम या 30 ग्राम? तो मनुष्य जो है वो 20 ग्राम, कितने ग्राम ऑक्सीजन का करता है? 20 ग्राम ऑक्सीजन का सेवन करता है। सिलिकॉन सिटी के नाम से मशहूर शहर। तो सिलिकॉन सिटी के नाम से मशहूर शहर क्या है? तो मशहूर शहर जो है वो है बंगलौर। क्या होगा? बंगलौर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समूहन बचत को परिभाषित करता है? तो देखिए, समूहन बचत को जो परिभाषित करता है बोल रहा है कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, उद्योगों का नगरों के पास संकेंद्रण। उद्योगों का नगरों के पास संकेंद्रण जो है ये समूहन बचत को परिभाषित करता है। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है?
तो कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है? तो देखिए कोंकिंग, इसका होगा 2 कोंकिंग। अच्छा नहीं, इसका जो है ना यहाँ देखिए कूट दिया है, लोएस कोंकिंग सिलिका चूना पत्थर, ठीक है। तो इसमें 1, 2 और 4, क्योंकि ये भी सही है, लोएस भी था, कोकिंग तो है ही, और चूना पत्थर। तो बोल रहा है लो इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, लोयस्क, कोंकिंग और चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम। तो यहाँ पे कूट दिया हुआ है, देखिए तो इसका जो है 4 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, यानी सभी का होता है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम चारों का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो बॉक्साइट को जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है वो क्या है? एल्युमिनियम। क्या होगा? एल्युमिनियम। तो देखिए नेक्स्ट अगला अध्याय 4 है परिवहन। 4 अध्याय में क्या है? परिवहन, संचार एवं व्यापार, ठीक है। परिवहन, संचार एवं व्यापार। पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सड़कों की कुल लंबाई 146 लाख किलोमीटर, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 146 लाख किलोमीटर थी। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो जो सड़कों का वर्ग नहीं है वो क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग ये सड़कों का एक वर्ग नहीं है, लेकिन पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेस वे और सीमांत सड़कें ये सड़कों का मतलब वर्ग में आता है। भारत के किन शहरों में रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई, दिल्ली एवं बेंगलुरु शहरों में रेल सेवा उपलब्ध है। देखिए तो इसका जो है ना ये आंसर हमको मतलब इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन होना चाहिए उपयुक्त सभी, क्योंकि हर जगह जो है शहरों में रेल सेवा उपलब्ध है। कोलकाता, दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई सभी जगह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ठीक है, तो किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो इसका हो जाएगा 2005 में, ठीक है। 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकार का गठन किस वर्ष किया गया? तो देखिए इसका जो होगा 1986 में किया गया। कब का किया गया? 1986। इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? इंदौर पत्तन जो है वो तमिलनाडु में है। कहाँ है इंदौर पत्तन? तमिलनाडु में है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? ठीक है, तो भारत को जो है कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो इसका हो जाएगा 7। देश में कुल 7 आर्थिक क्षेत्र विकसित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये जो फाल्टा है ये कहाँ है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग क्या है? मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अमृतसर। तो पहला जो है वो है मुंबई पुणे, ठीक है, मुंबई पुणे। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की लंबाई 508
5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर है स्वर्णिम चतुर्भुज का। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो हुई थी वो 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी। पहली बार मुंबई से थाने के बीच रेल कब चली थी? तो पहली बार जो चली थी वो 1853 में, ठीक है, 1853 में पहली बार रेल चली थी, वो भी मुंबई से थाने। रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो रेल यात्री बीमा योजना शुरू जो हुई थी वो 1 अगस्त 1947, 1 अगस्त 1947 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में वायु परिवहन की सेवा कब आरंभ हुई? देश में वायु परिवहन की जो सेवा है ये 1912, ठीक है, 1912 में वायु परिवहन की सेवा शुरू हुई थी 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो ये जो जलमार्ग की स्थापना की गई थी बोल रहा है कब? 1985, 1975, 1984, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्देशीय जलमार्ग का। ऑल इंडिया रेडियो कब नाम रखा गया? तो ऑल इंडिया रेडियो जो नाम है वो 1936 में, इसका आंसर हो जाएगा 3, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो नाम रखा गया। सांता क्रूज विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो जो सांता क्रूज है बोल रहा है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, चेन्नई, कहाँ है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। सांता क्रूज जो है वो महाराष्ट्र में है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो है 1854 में। कब हुई भारतीय डाक विभाग का? 1854 में। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन चारों को जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? नहीं जुड़ा है बोल रहा है हजीरा विजयपुर। तो पहला है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो जो नहीं जुड़ा है वो है महाराष्ट्र, ठीक है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा है। अगला अध्याय है 5, अध्याय 5, निम्न में गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और रोहतास। तो जो गन्ना उत्पादक नहीं है वो क्या हो जाएगा? तो रोहतास, ठीक है, 4। रोहतास जो है गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, बाकी दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर ये आता है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र क्या है? तो गंगा का दियारा जो है ये तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? कोसी नदी घाटी योजना का प्रारंभ जो है 1954 में, ठीक है, 1954 ईस्वी में 1954 में कोसी नदी घाटी परियोजना का हुआ था। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक का वाल्मीकि नगर, गंडक नगर का जो है वाल्मीकि नगर होगा। गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में हुआ था। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो नहरों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो होती है पश्चिमी चंपारण। कहाँ? यहाँ देखिए रोहतास, सिवान, गया दिया है। तो जो पश्चिमी चंपारण है वहाँ नहरों द्वारा ज़्यादा होती है। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान जो है ये दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में। कांवड़ झील स्थित है, ठीक है। कांवड़ झील कहाँ है? दरभंगा में, भागलपुर में, बेगूसराय में या मुजफ्फरपुर में? तो कांवड़ झील जो है ये बेगूसराय में है। कहाँ है? बेगूसराय में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये पटना में है। कहाँ है? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कितना प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? तो देखिए जो बिहार का जो है 80%, ठीक है, बिहार का 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। गंडक परियोजना और संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना जो है ये संयुक्त परियोजना क्या है?
तो भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल दोनों, एक और दो दोनों, तो गंडक परियोजना एवं संयुक्त परियोजना में है क्या है, भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल, एक दो दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बिहार के वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो बिहार के जो वनों को है दो वर्गों में बांटा गया है। बागमती परियोजना बिहार के किस जिला में है, बागमती परियोजना बिहार के सीतामढ़ी में, कहाँ है, सीतामढ़ी में। बिहार का एकमात्र मुख्य पर्व है, बिहार का एकमात्र मुख्य पर्व जो है वो छठ है, ठीक है। एक कोसी नहर की कुल लंबाई कितनी है, कोसी नहर की कुल लंबाई 44 किलोमीटर है, कितना है, 44 किलोमीटर है। सिंचाई के लिए नहर के बाद दूसरा प्रमुख साधन क्या होता है, सिंचाई के बाद बिहार में जो दूसरा है वो नलकूप है, ठीक है, क्या है, नलकूप। कि त्रिवेणी नहर का निर्माण कब हुआ, तो त्रिवेणी नहर का जो निर्माण है वो 1903 में हुआ था, ठीक है, 1903 में त्रिवेणी नगर का हुआ था। उत्तरी गंगा के मैदान से हिमालय से निकलने का कारण क्या है, तो सतत वाहिनी, क्या कारण है, सतत वाहिनी। धरातलीय जल का उदाहरण क्या है, धरातलीय जल का उदाहरण क्या है, नदियाँ। खरीफ फसल की बुआई किस माह में की जाती है, खरीफ फसल की जो बुआई है वो जुलाई माह में की जाती है, कब की जाती है, जुलाई माह में। रबी फसल की बुआई किस माह में की जाती है, तो रबी फसल की बुआई कब होगा, बुआई कब होगा, जनवरी में होगा, ठीक है, रबी का जनवरी में बुआई होता है। अब देखिए अगला अध्याय है क्या, 6, अध्याय 6 में है बिहार खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, बिहार खनिज एवं ऊर्जा अच्छा, आपको अगर जो मैं ये वाला करवा रही हूँ विथ आंसर, अगर आपको मतलब इसका PDF चाहिए तो मेरे इसी लिंक पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस चैनल पर आपको देख लीजिए, आई बटन पे होगा मेरा टेलीग्राम चैनल, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको PDF भेज दूँगी। आप कमेंट में हमको बता सकते हैं कि मैम इसका PDF चाहिए, तो मैं आप PDF भेज दूँगी उस पर टेलीग्राम पे, ठीक है। तो इसका PDF आपको दे सकती हूँ मैं। देखिए तो बिहार खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ये इसका क्या हो जाएगा, देखिए पाइराइट खनिज, बिहार खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का होगा पाइराइट खनिज है। पाइराइट खनिज कौन सा है, ठीक, तो जैसे धात्विक, अधात्विक, परमाणु और ईंधन, तो अधात्विक, पाइराइट खनिज अधात्विक है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, तो जो कहलगांव है ना ये भागलपुर में है, कहाँ है कहलगांव, भागलपुर में। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है, तो इसकी जो संख्या है वो 10 है, कितनी है, 10। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 44.20 मेगावाट है, कितना है, 44.20 मेगावाट। किस धातु खनिज को ब्लेड लीड या ब्लंगबैंगो के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, तो ग्रेफाइट को, ठीक है, क्या होगा आंसर, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्रमुख तापीय विद्युत केंद्र कौन है, तो जो प्रमुख तापीय विद्युत केंद्र बोल रहा है कहलगांव, बरौनी, कांटी, तो देखिए उपयुक्त सभी होगा। बिहार का प्रमुख तापीय विद्युत केंद्र में कहलगांव, बरौनी और कांटी, ये तीनों ही आएंगे। नवीनगर, ठीक है, तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये जो नवीनगर है ना ये औरंगाबाद में है, कहाँ है, औरंगाबाद में। कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब की गई थी, तो ये जो कहलगांव सुपर थर्मल पावर है ना इसकी जो स्थापना है वो 1979 में की गई थी, कब, 1979 में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण क्या है, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनमें से सभी, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि गैर परंपरागत ऊर्जा में जल, पवन, सौर ये तीनों ही आएगा। राजेंद्र सेतु का निर्माण कब किया गया, राजेंद्र सेतु का जो निर्माण है 1959 में किया गया था, ठीक है, 59 में। नेक्स्ट है 1972 में
रज्जू मार्ग का निर्माण किस देश की मदद से किया गया? तो जो रज्जू मार्ग का निर्माण है ये जापान की मदद से किया गया 1972 में। 1972 में जो रज्जू मार्ग का निर्माण जापान की मदद से की गई। परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है। परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण प्राकृतिक गैस, बिजली, पेट्रोल सभी। तो देखिए इसमें जो है परंपरागत में पेट्रोल आता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस इसमें दे दिया है, तो इसमें आपका बिजली, पेट्रोल। परंपरागत में तो आपका मेनली पेट्रोल जो है ये परंपरागत में आता है, ठीक है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डा का नाम जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ठीक है। पटना का क्या है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है ये आपको याद होगा एस्टेट में पूछा गया था कि क्या नाम है। ग्रैंड ट्रंक रोड की लंबाई कितनी है? तो देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड की जो लंबाई है ये है आपका 204 किलोमीटर, ठीक है। 204 किलोमीटर है ग्रैंड ट्रंक रोड की लंबाई। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो बिहार में रेल कोच फैक्ट्री जो है हरनौत में है। कहाँ पे है? बिहार में रेल कोच फैक्ट्री हरनौत में है। 18 नंबर क्वेश्चन, रेलवे चक्का निर्माण उद्योग कहाँ है? तो देखिए रेलवे चक्का निर्माण उद्योग जो है ना ये दरियापुर में है। कहाँ है? दरियापुर में रेलवे चक्का का जो निर्माण होता है वो दरियापुर में होता है। डीजल इंजन का कार्य कहाँ होता है? डीजल इंजन का कार्य जमालपुर में होता है। कहाँ होता है? डीजल इंजन का कार्य जमालपुर में होता है। जमालपुर वर्कशॉप की स्थापना कब हुई जो एशिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप था? तो मतलब इसका होगा 1975, ठीक है। 1875 जमालपुर वर्कशॉप की स्थापना 1875 में हुई जो एशिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप था, अभी है नहीं, ठीक है। अध्याय 7 बिहार उद्योग एवं परिवहन। उद्योग, बिहार का उद्योग और परिवहन। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? ठीक है, तो बिहार का कौन सा शहर है जहाँ कांच उद्योग है? हाजीपुर, शाहपुर, मरमुंडा, भवानीनगर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर। बिहार के हाजीपुर में कांच उद्योग स्थापित है। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है। कहाँ है? मुंगेर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप जो है ये जमालपुर में है। कहाँ है रेल वर्कशॉप? जमालपुर में। खाद कारखाना कहाँ है? खाद कारखाना जो है ये बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी। किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो जो ओबरा, औरंगाबाद का जो ओबरा है ना वहाँ पे कालीन तैयार होता है। अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? तो ये जो अशोक पेपर मिल है ये समस्तीपुर में है। कहाँ पे है? अशोक पेपर मिल समस्तीपुर में है। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार जो हिल है ये बांका में है। कहाँ है? मंदार हिल बांका जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? पटना के किस घाट पर स्थित है? तो महेंद्रू घाट। राष्ट्रीय पोत संस्थान जो है पटना के महेंद्रू घाट पर स्थित है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग जो है राजगीर में है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई जो है 6283 किलोमीटर है। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब से मानी जाती है? रेल परिवहन की शुरुआत जो है 1860 से मानी जाती है। बिहार की पहली रेल लाइन थी। पहली रेल लाइन क्या है? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेल मार्ग थी। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो इसका जो ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? 2 है। भारत की पहली चीनी उद्योग मिल किस कंपनी द्वारा और कब स्थापित किया गया?
किस कंपनी द्वारा कब? तो भारत में पहला जो है चीनी डच कंपनी द्वारा 1840 में किया गया था। किसके द्वारा? डच द्वारा 1840 में भारत की पहली चीनी उद्योग या मिल कंपनी स्थापित किया गया था। ठीक है। चूना पत्थर का खनन किस जिले से किया जाता है? चूना पत्थर का जो खनन है वो कैमूर और रोहतास, कहाँ पे? कैमूर और रोहतास से चूना पत्थर का किया जाता है। कास्ट किससे प्राप्त होता है? कास्ट जो है वो लुगदी से प्राप्त होता है। कास्ट लुगदी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, बंदूक का कारखाना स्थित है। बंदूक का कारखाना कहाँ है? तो ये मुंगेर में है। स्वतंत्रता के पहले भी आपको पता है अंग्रेज के ज़माने में भी मुंगेर में ही था, वहीं पे बना था और अभी भी मुंगेर में ही है। कीटनाशक उद्योग कहाँ स्थित है? तो जो कीटनाशक उद्योग है वो पूर्णिया में है। कहाँ है? कीटनाशक उद्योग पूर्णिया में स्थित है। किस जिला में प्लास्टिक उद्योग स्थित है? तो प्लास्टिक उद्योग जो है वो कैमूर में है। कहाँ है? कैमूर में प्लास्टिक उद्योग है। किस स्थान पर आयुध कारखाना स्थित है? तो ये जो आयुध कारखाना है ये राजगीर में है। कहाँ है? आयुध कारखाना राजगीर में स्थित है। जैविक खाद्य कारखाना स्थित है। तो जो जैविक कारखाना है ये चंडी में है। जैविक खाद्य उद्यान कारखाना चंडी में है। अगला अध्याय है अध्याय 8। ठीक है। जनसंख्या एवं नगरीकरण। बिहार का जनसंख्या एवं नगरीकरण। 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए 10 करोड़ से अधिक थी। ठीक है। नेक्स्ट है 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है तो 28.63%। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 28.63% है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला क्या होगा? पटना। ठीक है। नेक्स्ट है अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। एकमात्र नियोजित नगर कहाँ पे था? तो टाटा नगर में। अविभाजित बिहार में टाटा नगर में था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? तो जो नगरीय आबादी होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, 11.29। बिहार में नगरीय आबादी 11.29% है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व थी। तो प्रति वर्ग कितना जनघनत्व थी? 1106 व्यक्ति। ठीक है। प्रति वर्ग 1106 व्यक्ति। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर जो है इसका विकास मध्य युग में हुआ था। सासाराम नगर का कब हुआ था? मध्य युग में। 2011 की जनगणना के अनुसार मेट्रो शहर की स्थापना थी। मेट्रो शहर की स्थापना कितना था? 14। 2011 के जनगणना के अनुसार मेट्रो शहर की संख्या 14 थी। 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर जो है 71.2%, 71.2% बिहार में पुरुष साक्षरता है। बिहार 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व क्या है? तो देखिए ये इसका होगा 1102। ठीक है। 1102, 1102 जो व्यक्ति है। ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। अगला अध्याय है मानचित्र अध्ययन। अध्याय 9। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेसियन विधि का विकास किसने किया? हेसियन विधि का विकास जो है किसने किया? तो देखिए इसका होगा लेहमान। ठीक है। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेसियन विधि का विकास जो है वो लेहमान ने किया। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो किस दिशा से प्रकाश पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी। ठीक। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर उत्तरी पश्चिमी, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है।
अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में नीला रंग क्या दर्शाता है। तो देखिए मानचित्र में नीला रंग जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जल हो जाएगा, ठीक है। तो जल दर्शाती है। किस विशेष स्थान की ऊंचाई को क्या कहा जाता है। किसी विशेष स्थान की ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसी विशेष स्थान की ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। छोटी महीन रेखा को खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो छोटी महीन रेखा को खींचकर, इसको क्या कहा जाएगा, जो स्वर रंजन, पर्वतीय छायाकरण, हैश्योर, तल चिन्ह। तो इसका आंसर हो जाएगा तल चिन्ह। मानचित्र में बादामी हल्का रंग से क्या दर्शाता है। तो देखिए जो बादामी हल्का रंग से क्या दर्शाता है, पर्वत को दर्शाया जाता है मानचित्र में। वह आकृति चिन्ह जो वृत्ताकार होता है तथा बाहर से अंदर की ओर वृत्तों का आकार छोटा होता जाता हो, वो क्या कहलाता है। तो वो पर्वत कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, पर्वत। वह आकृति चिन्ह जो वृत्ताकार होता है, ठीक है, वृत्त के आकार का होता है और बाहर से, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर वृत्तों का जो आकार है वो क्या होगा, छोटा होता जाएगा, तब वो पर्वत का निर्माण होगा। वह धरातल आकृति किसका, जिसका आधार और शिखर दोनों चौड़ा और विस्तृत हो, क्या कहलाता है। तो जिसका जो है दोनों, तो क्या होगा, पठार। वह धरातल आकृति जिसका आधार और शिखर दोनों चौड़ा और विस्तृत होगा, वो पठार कहलाएगा, ठीक है। आधार भी और शिखर दोनों ही क्या होगा, ज़्यादा चौड़ा होगा और विस्तृत होगा। जब जल किसी घाटी के ऊपर से नीचे तीव्र गति से नीचे गिरता हो तो क्या कहलाता है। तो वो जल प्रपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जल प्रपात। भी आकार के घाटी का निर्माण किया जाता है। भी आकार के घाटी का जो निर्माण है वो युवा अवस्था में होता है। कब होता है भी आकार का, कब निर्माण करेगा नदी, युवा अवस्था में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो खंड क था, ठीक है, उसमें टोटल आपका 9 अध्याय था जो मैंने आपको करवाया, और अभी खंड ख भी है, इसमें भी है बहुत सारा अध्याय, तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए मैं इसको जो है दूसरा पार्ट में बना देती हूँ। पार्ट 1 ये हो जाएगा। पार्ट 2 में जो ज्योग्राफी का जो बाकी है खंड ख में जो है, जैसे देख लीजिए प्राकृतिक आपदा से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला उसमें करवा दूंगी आपको। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा है कि आपके लिए ये वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन इसलिए दबा दीजिएगा ताकि आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंच सके। जब मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगी तो आप उसको देख सको, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।